Okay, once again we welcome you ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द आरपीएस स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बिफोर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि आपका कुछ दिन पहले कंडक्ट हुआ है, उसके पहले जो क्लासेस चल रहे थे जूम पे, अब उसे कन्वर्ट कर दिया गया है, तो यूट्यूब पे आप उसे देख सकते हैं। तो उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था सिविक्स का एक फर्स्ट चैप्टर था, उसका नाम था फिर पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के बाद जो सेकंड चैप्टर आपका है सिविक्स का है, दैट इज द फेडरलिज्म। वो फेडरलिज्म चैप्टर आपका है, ठीक है। तो फेडरलिज्म चैप्टर आपका पढ़ना है, जो सेकंड चैप्टर है इसको पढ़ना है। तो इस चैप्टर का को रिलेशन विद द फर्स्ट चैप्टर, दिस चैप्टर इज को रिलेटेड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पावर शेयरिंग। जिस किसी ने भी पावर शेयरिंग पढ़ा हो उसे बहुत इजी होगा इस चैप्टर को समझने में। पावर शेयरिंग मैंने बताया था आपको, बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जांपल मैंने दिया था, बेल्जियम एंड द श्रीलंका। उसमें बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का शेयर किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था वालोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन। और वहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। लेकिन सेम टाइम श्रीलंका में पावर शेयरिंग को अडॉप्ट नहीं किया गया, तो वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट कंटिन्यू रह गया वहां पे। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वहां से भी हम समझ सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी में, स्पेशली डेमोक्रेसी में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर इज डिवाइडेड among the two level of the government or the three level of the government। नॉर्मली हमारे संविधान में इनिशियल पेज में ही 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए थे। उसमें था सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनिट्स ऑफ द कंट्री, जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनिट्स ऑफ द कंट्री, जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें पावर का डिवीजन होता है, तो उसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि हमारे देश में अब ये पावर शेयरिंग थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक भी आ चुका है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक भी आ चुका है, जो लोकल गवर्नमेंट कहलाता है उसमें। तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर हैज बीन शेयर्ड और पावर हैज बीन डिवाइडेड इन बिटवीन द टू और मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कह सकते हैं? फेडरलिज्म, जिसे आप कह सकते हैं संघीय सरकार। हिंदी में क्या कहते हैं? संघीय सरकार, जिस सरकार में शक्तियों को और पावर को डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है। ये आपका फेडरलिज्म हो गया। इसमें 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट और होते हैं, जिसे उसको गवर्नमेंट कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। देख लीजिए, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। वहां गवर्नमेंट जो होल कंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबल होते भी हैं सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पर बात आ गई है सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। सब्जेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा पावर डिवीजन के बारे में, वो आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी सब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो नेशनल इंटरेस्ट में यहाँ पूरे देश से जुड़ा हुआ जो द सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड विद द होल नेशन, द सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड विद द होल कंट्री, इंटायर कंट्री। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दूसरा जो गवर्नमेंट होता है वह था रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय या फिर राज्य सरकार जिसे कहा जाता है, उसे कहते हैं रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। इस रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन वर्क होता है टू लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी डे के एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है स्टेट लेवल का जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
आप सोचते हैं सर ये सब्जेक्ट आप क्या बता रहे हैं, एक्चुअली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया. सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, आई मीन वी कैन से मोर ऑफ द सब्जेक्ट हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेस सब्जेक्ट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. कुछ कम सब्जेक्ट दिए गए स्टेट को और कुछ अधिक सब्जेक्ट दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो वो सब स्टेट लेवल का जो सब्जेक्ट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट होती है. तो ये हो गया आपका फेडरलिज्म हो गया. मोस्टली फेडरलिज्म डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म पावर का डिवीजन होता है. ये दूसरा आप देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, जिसे कहते हैं एकात्मक सरकार. एकात्मक सरकार उसे कहा जाता है. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बेल्जियम का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वहां पे संघीय सरकार और फेडरल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया. बट द सेम टाइम इन श्रीलंका द गवर्नमेंट दैट इज अडॉप्टेड वाज द यूनिटरी गवर्नमेंट. वहां पे पावर का डिवीजन नहीं किया गया. मैंने आपको पढ़ाया वहां पे सिंगला कम्युनिटी और सिंगली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने तमिल को किसी प्रकार का पावर शेयरिंग नहीं किया. तमिल वेयर कंटिन्यूअली डिमांडिंग देयर राइट्स एंड डिमांडिंग द पावर, बट तमिल वेयर नॉट गिवन द पावर. और वहां पे एक यूनिटरी सरकार का फॉर्मेशन किया गया श्रीलंका में. ठीक है. तो यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में देखिए क्या क्या चेंज अंतर है वो बता रहा हूं मैं आपको. यूनिटरी गवर्नमेंट में ओनली वन स्टेज ऑफ द गवर्नमेंट होता है. ये एक लेवल का गवर्नमेंट होता है. एक लेवल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है. इसके अंदर कुछ सब यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है. यूनिटरी गवर्नमेंट में भी छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाते हैं, बट द स्मॉल यूनिट्स हैव बीन नॉट गिवन द पावर. उसे पावर नहीं दिया जाता है. दे वर्क्स अंडर द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. वह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर ही काम करते हैं. वो सबऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं. जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर टू द रीजनल और द लोकल गवर्नमेंट. अगर जहां कहीं भी यूनिटरी गवर्नमेंट है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर पास करती है, और जो सब यूनिट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट जो होती है, उसको उसकी लॉज को, उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है. किस तरह के गवर्नमेंट में? यूनिटरी गवर्नमेंट में जो होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करती है उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ता है. किस तरह के गवर्नमेंट में? यूनिटरी गवर्नमेंट में. जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है. इसका मतलब हो गया कि सब यूनिट्स को पावर नहीं दिए जाते हैं. किस गवर्नमेंट में? यूनिटरी गवर्नमेंट. बट इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स देखिए स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को पावर दिए जाते हैं. वो सेल्फ डिसीजन लेते हैं. जिस सब्जेक्ट को उनको दिया जाता है उस सब्जेक्ट पे वो सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट आपको देखिए फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको ऑर्डर नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. किसी भी एंगल से ऑर्डर नहीं कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए आंसरेबल नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होता है. दोनों अपने अपने पावर को सेपरेट यूज करते हैं. तो ये आपका था फेडरलिज्म और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसा कि मैंने आपको पावर शेयरिंग बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया, श्रीलंका और बेल्जियम का. ठीक है कि नहीं? ओके. अब इसके आगे फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं की फीचर
ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ओके ओके ओके। इसके पहले मैंने आपको बताया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट बताया मैंने आपको। अब उसमें आपने उस डिफरेंस भी समझ लिए, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का जो डिफरेंसेस था वो भी समझ में आपको आ गया। लेकिन हमें पढ़ना है फेडरलिज्म, तो मैं आपको उसके की फीचर बताऊंगा, विशेषता जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आज के डेट में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा बेल्जियम में एक्सेप्ट किया गया, और जितने भी लार्ज पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं या फिर लार्ज एरियाज वाली जो कंट्रीज हैं, these days accepting the federal form of government. Day by day, the number of the federal form of government are increasing. वो बढ़ते चले जा रहे हैं फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट। तो कुछ उसमें की फीचर होंगे, विशेषता होगा। यूनिटरी की संख्या कम हो रही है और फेडरल की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देयर विल बी सम की फीचर बिहाइंड दिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उस की फीचर को आप जान लीजिए। जो आपके सामने है की फीचर, उसमें देखिए पहला आपका है फेडरलिज्म में 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ बता दूं मैं आपको। मैंने बेल्जियम में पढ़ाया था आपको 2 और मोर लेवल। आप देखिए वहां पे क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक स्टेट गवर्नमेंट था, तो 2 लेवल ऑफ स्टेट था वहां पे, एक वालोनिया रीजन और एक फ्लेमिश रीजन, और एक थर्ड टाइप गवर्नमेंट भी वहां बनाया गया था, दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो कौन सी गवर्नमेंट थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट था। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि फेडरलिज्म में कितने होते हैं, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। आप एग्जांपल देख लीजिए इंडिया से। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और आप अच्छी तरह आज जानते हैं हमारे देश में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी आ चुका है, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा जा रहा है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। दोनों या तीनों गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट ही मान कर चलिए, अगर बोथ का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो गवर्न द सेम सिटीजन, एक ही सिटीजन पर दोनों शासन करते हैं। जिससे मान लीजिए हम और आप जो बिहार के सिटीजन हैं, तो हम पे बिहार गवर्नमेंट का भी शासन होता है और हम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, बोथ द लेवल गवर्नमेंट रूल्स ऑन द सेम सिटीजन, दोनों को वो शासन करते हैं। तीसरा है जो आपका है जुरिडिक्शन, जिसे कहते हैं क्षेत्राधिकार। क्या कहा जाता है उसे? है क्षेत्राधिकार कहा जाता है। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग क्षेत्राधिकार है। पावर भी अलग अलग शेयर कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। हर लेवल का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अलग अलग जुरिडिक्शन है। स्पेशली लेजिस्लेशन के सेक्टर में, या लेजिस्लेशन से मतलब है कानून बनाने के सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जुरिडिक्शन में कानून बना लेती है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने जुरिडिक्शन में कानून बनाती है। उसी तरह टैक्सेशन का जो मामला है, टैक्स कलेक्शन का जो मामला है, तो टैक्स भी कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग कलेक्ट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट अलग कलेक्ट करती है। उसका देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी, स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन भी सेपरेट चलता है। जुडिक्शन में देख ले आप, और ये जुडिक्शन जो आपने देखा अभी, लेजिस्लेचर का, टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बाइफरकेट कर दिया गया, बांट दिया गया, लिख दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ही से बना दिया गया है कि किस किस क्षेत्राधिकार में स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को यूज कर सकती है और किस किस क्षेत्राधिकार में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को यूज कर सकती है। तो ये हो गया उसका जुरिडिक्शन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं, जो हमारा संविधान है उसमें जो फंडामेंटल प्रोविजन है, इसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले या फिर स्टेट गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। दोनों को अगर चेंज कर दे, इफ देयर इज नीड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन, अगर ऐसा लगता है कि चेंज करना जरूरी है, तो दोनों को करना पड़ेगा। वन लेवल कैन नॉट चेंज। अगर चेंज करने की जरूरत है तो दोनों का होगा, बोथ गवर्नमेंट के कॉन्सेंट की जरूरत, दोनों के राय विचार की जरूरत है, दोनों मिलकर ही चेंज कर सकती है, उसे अकेले चेंज नहीं कर सकती है। अब देखिए इसके बीच
अब कभी ऐसा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं ऑन द इश्यू ऑफ द यूजिंग ऑफ पावर। पावर को यूज करने के मामले में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आखिर कौन रिजोल्व करेगा, कौन सोल्यूशन उसका निकालेगा? तो कोर्ट, देयर इज ए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इसके सॉल्यूशन करते हैं। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ तो कोर्ट इंटरप्रेट करती है, उसकी व्याख्या करती है, हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट, कौन किस पावर को यूज कर सकता है। इसके लिए कोर्ट को डिफाइन किया, कोर्ट में जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, कोर्ट इंटरप्रेट करती है। और आप कह सकते हैं, इस बेस पे आप कह सकते हैं कि कोर्ट एक अंपायर का काम करता है। अंपायर का यही काम होता है जजमेंट देना, करेक्ट जजमेंट देना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना। तो एक तरह से कोर्ट क्या करता है, अंपायर का काम वो करता है। तो इस तरह कह सकते हैं फेडरलिज्म का ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दो उद्देश्य। फेडरलिज्म का दो उद्देश्य देखिए क्या क्या है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला इसका उद्देश्य है देश की यूनिटी को बरकरार रखना, मेंटेन करके रखना। नॉर्मली अगर पावर का, जैसा कि आप देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में तमिल्स वे डिमांडिंग देयर राइट्स एंड द सिंगली गवर्नमेंट, जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, दे वर नॉट रेडी टू गिव द पावर टू द तमिल्स। So a lot of war occurred in between the Singli and the Tamils. दोनों के बीच में लगातार लड़ाई होता रहा, सिविल वार हुआ, और जिसका इफेक्ट हुआ श्रीलंका का इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया उसका। और तब एक समय ऐसा आया था कि श्रीलंका का जो जाफना एरिया था, नॉर्थ और जो ईस्ट का एरिया था, एक तरह से श्रीलंका से अलग होने का कारण ये था जिसका श्रीलंका का। अगर आप बेल्जियम की बात करते हैं तो आप देख लीजिए बेल्जियम में अगर पावर का डिवीजन नहीं होता तो क्या होता, वहां भी वालोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो ये क्या होता, डिवीजन ऑफ द कंट्री होता। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट का पहला है प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड, accommodate the regional diversity, especially for the India जहां पे जिस कंट्री में मैक्सिमम रीजनल डाइवर्सिटी होता है, अधिक से अधिक डाइवर्सिटी होता है। ये डाइवर्सिटी क्या है, लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एरिया, कस्टम, इन सभी चीजों पे जो भिन्नताएं होती है, जहां पे मैक्सिमम होता है वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट की यूनिटी खतरे में पड़ जाए। तो उसको मेंटेन करने के लिए एकोमोडेट करती है, ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है कौन सी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके दो उद्देश्य होते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फेडरलिज्म। एस्पेक्ट इसके देखिए, बोथ गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, दोनों गवर्नमेंट अगर इसको स्मूथली, फेडरलिज्म को स्मूथली रन करना है, फेडरलिज्म को स्मूथली चलाना है, सक्सेसफुल बढ़ाना है, सक्सेस करवाना है, तो दोनों गवर्नमेंट को एग्री होना होगा सम रूल्स पे। पावर शेयरिंग के जो रूल्स है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बांट दिया है, उस पर एग्री होना होगा दोनों गवर्नमेंट को। यहाँ कहने का मतलब ये है, जो पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, जो पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, बोथ द गवर्नमेंट शुड एग्री ऑन दैट पावर, दोनों पावर उसको एग्री होना पड़ेगा। एंड द लास्ट जो है, ऑल्सो ट्रस्ट दैट इट वुड एबाइड बाय इट्स पार्ट, और ये दोनों को एक दूसरे पर विश्वास भी करना पड़ेगा और एक दूसरे के बातों पर विश्वास भी करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो दीज आर द की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। ये की फीचर आपका क्या हो गया, फेडरलिज्म का हो गया। अब इसका मैं इसके से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, जो आप इसको पहले आप क्या कर लें, एक लेकर के फोटो ले लें इसका आप, और तब इसे मैं इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। ओके,
ओके, अब आपके लिए होमवर्क जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे जुड़ा हुआ एक होमवर्क है। दो क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका आंसर आप शाम को 7 बजे से 8 बजे, 7 और 8 के बीच में SST के ग्रुप में स्पेशली आप इसको सेंड करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द यूटी गवर्नमेंट, एंड सेकेंड राइट डाउन द की फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू।